मध्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति मेंस के लिए, जब आप आईएएस का मेंस लिखते हैं, पीसीएस का मेंस लिखते हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस देते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, खिलजी क्रांति का, द खिलजी रिवॉल्यूशन। पहले हम समझेंगे टॉपिक क्या है और फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि खिलजी क्रांति हम क्यों कहते हैं, खिलजी क्रांति के तहत हमको क्या बातें समझनी है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब आप दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हैं, दिल्ली सल्तनत में आप कई वंशों का अध्ययन करते हैं। जैसे बहुत ब्रीफ में आप सबसे पहले ममलूक शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ममलूक वंश, ममलूक वंश जिसको आप कभी कभी दास वंश, अफगान वंश, पठान वंश जैसे नामों से जानते हैं, आदि तुर्क शासकों के नाम से जानते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नाम ममलूक वंश है। इस विषय पर हमने पहले भी प्रकाश डाला है, आपकी क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा जो वंश आता है, खिलजी वंश आता है। तीसरा वंश तुगलक वंश है। चौथा सैयद है, सैयद वंश। और जो लास्ट का है लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम जो शासक है इब्राहिम लोदी, उसके बाद बाबर का राज्य शुरू होता है, मुगल काल शुरू होता है, इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है। वो सब एक बात का अपना विषय है। ममलूक शासकों में देखा आपने कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से बात शुरू होती है, उसके बाद शासक आते हैं। आपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा होगा, बलबन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ममलूक शासकों में कुतुबुद्दीन के बाद जो इल्तुतमिश आते हैं, बलबन आते हैं, ये सारे के सारे तुर्क शासक हैं। अब यहां पर समझना क्या है आपको कि जो तुर्क है हमारे, जो तुर्किस्तान में रहते हैं, अगर उसको आप मानचित्र में देखें तो आधुनिक तुर्की से लेकर के जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, अफगानिस्तान के उत्तर में आप देखें, आप तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा का सारा जो मध्य एशिया का इलाका है, तुर्की से लेकर के उसको तुर्किस्तान कहते हैं। और यहाँ उस समय ये सारी जातियाँ बसी हुई हैं। तुर्कों की 64 जातियों का उल्लेख मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए आपको ये जानना जरूरी है। महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो तुर्कों की जातियां हैं, ये दो भागों में बटी हुई थी। पहला वर्ग ऐसा था जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, प्रिविलेज्ड क्लास था, और दूसरा नॉन प्रिविलेज्ड, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये जो पहला विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, इसको आप शासक वर्ग कह सकते हैं। यानी जो सुल्तान बनेंगे, शासक बनेंगे, तो वो इसी वर्ग से होंगे, तुर्कों के शासक वर्ग से ही संबंध रखेंगे। कुछ जातियां ऐसी होंगी जो गैर शासक होंगी। तो यहां पर जो ममलूक वंश के शासक हैं, समझने की आवश्यकता है। जैसे आरंभ में आप बलबन तक देख रहे हैं, ये तुर्कों के शासक वर्ग से संबंध रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक जाति का है। आगे आपने इल्तुतमिश को देखा, आपने इलबरी जाति का है। बलबन को भी कुछ इतिहासकार इलबरी मानते हैं, यद्यपि यह संदिग्ध है। तो ये जो आरंभिक सुल्तान है, ये तुर्कों की उच्च जातियों से संबंध रखते हैं। अब यहां पर देखिए आप, बलबन के बाद, जैसे आपने अध्ययन किया होगा, बलबन के बाद
कैकुबाद आता है, कैकुबाद को लकवा मार जाता है, क्यूमर्स आता है, और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। हमारा टॉपिक क्या है? खिलजी क्रांति। तो यहां पर आप देखिए कि अभी तक जो दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहे हैं ये तुर्कों की उच्च जातियों से संबंध रखते हैं, और जो खिलजी हैं ये गैर शासक वर्ग से संबंध रखते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है खिलजियों के बारे में। बहुत सारे लोग आरंभ में इन्हें अफगान समझते थे। तो खिलजी तुर्क है या अफगान है? एक छोटी सी क्लास भी आपके यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर खिलजी भी तुर्क है जैसा कंक्लूजन हमने ड्रा किया था, और ये गैर शासक वर्ग से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शासक वर्ग के स्थान पर गैर शासक वर्ग का सत्ता में आना, शासक वर्ग के स्थान पर गैर शासक वर्ग का सत्ता में आना, और इसीलिए इस सत्ता परिवर्तन को ही खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। तो सामान्य रूप से हम खिलजी क्रांति को कैसे समझेंगे कि ममलूक शासकों के बाद जो खिलजी शासक आते हैं, एक सत्ता परिवर्तन होता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। यह सत्ता परिवर्तन इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये तो इसका सामान्य अर्थ है। अब यहाँ पर हम विस्तार से समझेंगे खिलजी क्रांति को। खिलजी क्रांति में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रांति का अर्थ क्या है। तो बहुत संक्षेप में क्रांति का अर्थ होता है मौलिक परिवर्तन, फंडामेंटल चेंज। और ये जो मौलिक परिवर्तन है, फंडामेंटल चेंज है, ये सडन होना चाहिए, अकस्मात होना चाहिए, और बहुत ही गतिशील होना चाहिए, बहुत ही फास्ट, सडन, उसे हम क्रांति कहेंगे। तो यहां पर जो आमूलचूल बदलाव है, मौलिक परिवर्तन की बात है, ये मौलिक परिवर्तन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। तो ये हम देखेंगे कि खिलजी क्रांति में खिलजियों का सत्ता में आना किस प्रकार से क्रांति है। क्या इसको इसलिए ही क्रांति कह दिया गया कि सत्ता का परिवर्तन हुआ, कि पहले शासक वर्ग के तुर्क सत्ता में थे, उनको हटा करके गैर शासक वर्ग आए और ये सत्ता परिवर्तन खिलजी क्रांति है? तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें क्रांति के अर्थ को ठीक प्रकार से समझना होगा। यहां पर हम देखेंगे कि खिलजी क्रांति में यानी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें कौन कौन से मौलिक परिवर्तन हुए। तो जब आप इसको देखेंगे तो बड़े बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बलबन तक की जो व्यवस्था बनी है, उसके बाद खिलजी काल में जो बदलाव देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। और ये जो बदलाव हैं ये मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और यह भी आप कह सकते हैं जो ये मौलिक परिवर्तन है राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनका संबंध मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे हम क्या मौलिक परिवर्तन है। जैसे पहले मौलिक परिवर्तन की बात, पहले ममलूक शासकों के समय में कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी। कुछ उच्च जातियों के तुर्क थे, उनका सत्ता पर अधिकार था। तो यहां पर वो व्यवस्था समाप्त हो जाती है। यानी पहले जो कुलीनता का सिद्धांत है
उसको नकारा गया। पहला पॉइंट यही है, एक मौलिक परिवर्तन होता है, आमूलचूल बदलाव होता है कि पहले जो कुलीन वर्ग का शासन है उसमें परिवर्तन आता है और उस सिद्धांत को नकार दिया जाता है। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि सत्ता में सामान्य वर्ग की सहभागिता एक बड़ी बात है, एक आमूलचूल बदलाव है। यहां तक आप देखेंगे कि भारतीय मुसलमानों को सत्ता में स्थान दिया गया और यहां तक कि हिंदुओं को भी। आपने मलिक काफूर का नाम सुना होगा। मलिक काफूर गुजरात विजय के समय में उसको पकड़ा गया था और वह हिंदू था, कन्वर्ट हुआ और बाद में बड़ी पद तक पहुंचा। तो एक बड़ी बात थी कि सत्ता में जहां पहले कुलीन वर्ग का ही आधिपत्य था, अब सामान्य वर्ग की सहभागिता होती है। तो यह एक बड़ा बदलाव है, यह एक प्रकार से आमूलचूल बदलाव को दर्शाता है। नंबर 3, पहली बार खिलजी काल में हमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस्लामी दुनिया में एक परंपरा थी और वो परंपरा ये थी कि कोई भी सुल्तान होता था इस्लामी दुनिया में, उसको खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। खलीफा इस्लामी दुनिया का धार्मिक प्रधान भी था और राजनीतिक प्रधान भी था। लेकिन खिलजियों ने खलीफा से मान्यता नहीं ली। मुबारक शाह खिलजी तो स्वयं को खलीफा घोषित करता था कि मैं ही खलीफा हूँ। तो इस प्रकार से खलीफा से संबंध इन्होंने नहीं रखा। तो यह भी एक प्रकार का एक नया दृष्टिकोण है, खलीफा से संबंध नहीं। और दूसरी बात, जो उलेमा वर्ग है, उलेमा वर्ग से कोई सहायता नहीं ली इन्होंने। सामान्य रूप से यह होता था कि जो भी सुल्तान होता था उस पर उलेमा वर्ग का बहुत प्रभाव रहता था। तो इस प्रकार का कोई प्रभाव खिलजी काल में स्वीकार नहीं किया गया। एक और बात जो आमूलचूल बदलाव की ओर संकेत करती है वो है राजत्व का जो देवत्व का स्वरूप है, उसको नकारना, उसको नकारना। इसका अर्थ क्या है? जैसे आपने बलबन का अध्ययन किया तो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो कैसा था? अर्धदैवी था। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहता है, स्वयं को जिल्ले इलाही कहता है, यानी ईश्वर की छाया। स्वयं को नियाबती खुदाई कहता है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। तो यानी उसके राजत्व के सिद्धांत में देवत्व का प्रभाव था। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको खिलजी काल में दिखाई नहीं पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी इसको पूरी तरह से नकारता है। उसका जो दृष्टिकोण है वो राजत्व के देवत्व स्वरूप के बिल्कुल अलग है। वह अपने काजी मुगिसुद्दीन से कहता है कि मैं यह नहीं जानता कि क्या कुरान के पक्ष में है या नहीं, शरीयत क्या कहता है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं वही करता हूँ जो राज्य के लिए उपयोगी है, प्रजा के हित में है। तो इस प्रकार की बात से उसका जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है वह स्पष्ट होता है। इस प्रकार की बात से वह अपने शासन में देवत्व की भूमिका को, ईश्वर की भूमिका को नकारता है। अगली बात आप देखिए, पांचवी बात, कैसे मौलिक परिवर्तन हो रहा है? उसके प्रशासन में सैन्य तंत्रीय प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। सैन्य तंत्रीय दृष्टिकोण, यानी अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक है
तो उसका दृष्टिकोण सैन्य तंत्री है। वह समझता है कि राज्य में शक्ति की प्रमुख भूमिका है, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए और राजा को कभी भी शांति से नहीं बैठना है, उसको लगातार युद्ध के माध्यम से विस्तार करना है। इसके लिए वह क्या करता है, वह अपनी एक अच्छी सेना बनाता है और सारी की सारी व्यवस्था इसी के लिए वह उपयोग में लाता है। तो इस प्रकार से उसका सैन्य तंत्री दृष्टिकोण हो जाता है। इसका अर्थ ये है शक्ति का दृष्टिकोण। इसके बाद आप देखेंगे कि खिलजी काल में साम्राज्यवाद का एक नवीन स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। साम्राज्यवाद का अर्थ है साम्राज्य के विस्तार की नीति। तो खिलजी काल में आप देखिए, पहले की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं उसमें आमूल चूल बदलाव कर दिया जाता है। जैसे खिलजी काल में पहली बार दक्कन भारत में अभियान, आपने पढ़ा होगा, देवगिरी का अभियान, वारंगल का अभियान, पांड्य राज्यों के प्रति अभियान। इस प्रकार पहली बार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान दक्षिण भारत गए, यह एक विशिष्ट बात है। दूसरी बात, साम्राज्यवाद के अंतर्गत यह भी आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी का मानना है कि सुल्तान को हमेशा युद्धरत रहना चाहिए। एक राज्य पर विजय, सेना के द्वारा उस पर कब्जा, आगे व्यवस्था की स्थापना और दूसरे राज्य पर विजय का लक्ष्य। और इस प्रकार से वह विश्व विजय की कामना रखता है, लेकिन यथार्थ में वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, केवल भारत विजय पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से वह नवीन दृष्टिकोण अपनाता है साम्राज्यवाद को लेकर के, यानी विंध्य पर्वत को पार करने का पहली बार दृष्टिकोण हमें दिल्ली सल्तनत में दिखाई पड़ता है। इसके बाद मंगोलों के प्रति नवीन दृष्टिकोण। जैसा आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत में आरंभ से ही मंगोल आक्रमण का खतरा विद्यमान था और मंगोलों के प्रति दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने एक नीति बना रखी थी। जैसे अगर आप आरंभ से देखें, आप इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का खतरा पैदा हुआ, उन्होंने किस प्रकार की नीति अपनाई, तटस्थता की नीति अपनाई। आगे रजिया ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, बलबन ने रक्षात्मक नीति अपनाई। यानी क्या किया बलबन ने कि अपनी सेना को मजबूत बनाया, अपनी जो सीमाएं हैं उनको मजबूत बनाया, किलेबंदी की, अच्छे सैनिक नियुक्त किए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पहले के इस दृष्टिकोण में आमूल चूल बदलाव कर दिया और पहली बार रक्षात्मक नीति के स्थान पर आक्रामक नीति का पालन किया। एक बड़ा बदलाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की कैसी नीति थी? आक्रामक नीति। तो पहले की व्यवस्था में एक आमूलचूल बदलाव। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि खिलजी काल में केंद्रीकरण का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा है। यानी यहां आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो केंद्र को मजबूत बनाने के लिए है। एक अच्छी सेना का गठन, स्थायी सेना का गठन, सैनिक सुधार, राजस्व व्यवस्था में सुधार, उसके माध्यम से धन प्राप्त करना, केंद्र में स्थायित्व को बहुत प्रोत्साहन मिला। तो जो भी आप नीतियाँ देखेंगे, आप चाहे बाजार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, आप चाहे राजस्व सुधारों के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक अध्यादेशों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्व सुधार के बारे में पढ़ेंगे, सबका एक ही दृष्टिकोण है, वह है केंद्रीकरण का दृष्टिकोण, यानी केंद्र को मजबूत करना, सुल्तान को मजबूत करना। इसके अलावा भी आप यहां पर केंद्रीकरण के साथ साथ थोड़ा मानववादी दृष्टिकोण भी देख सकते हैं। और इस दृष्टिकोण को आप बाजार व्यवस्था से समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने मूल्यों को निर्धारित किया। कम वेतन में भी
सैनिकों का जीवन अच्छी प्रकार से चल सके, और इस प्रकार उन्होंने एक मानववादी दृष्टिकोण का भी सूत्रपात किया खिलजी काल में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि खिलजी काल में पूरे की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और ये मौलिक परिवर्तन, जैसे हमने आपको बताया है, आरंभ से यदि आप देखें, ये जो परिवर्तन है कुलीनता को सिद्धांत को लेकर के हैं, सामान्य वर्ग की सहभागिता को लेकर के हैं, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है, यहाँ राजत्व के दैवी सिद्धांत को नकारा है इन्होंने, सैन्य तंत्रीय दृष्टिकोण है, साम्राज्यवाद का नया दृष्टिकोण है, मंगोलों के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, केंद्रीकरण का दृष्टिकोण है, मानववादी दृष्टिकोण है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने जो पूरी की पूरी व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन के बाद जो अपना दृष्टिकोण अपनाया है, उसके बहुत दूरगामी प्रभाव हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो खिलजी नीतियां हैं, जो आप खिलजी क्रांति के तहत पढ़ रहे हैं, उनका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत है वो बहुत सुदृढ़ हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, यानी परिणाम बहुत दूरगामी है, परिणाम बहुत ही प्रभावी है। दूसरी बात, जो दिल्ली सल्तनत है इसका विस्तार हो जाता है। पहली बार दक्षिण भारत में आधिपत्य स्थापित हुआ। यद्यपि ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी वहां पर खिलजी सुल्तानों का अपना प्रभुत्व स्थापित होता है। इसके अलावा भी आप ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत है, उनसे सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो पहली सांस्कृतिक अलगाव था वह समाप्त होता है, यानी यहाँ भी तुर्क सत्ता, वहाँ भी तुर्क सत्ता, तो दोनों का मिलना जुलना, सांस्कृतिक एकता की स्थापना होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगोलों से भी सुरक्षा मिल रही है। तो यदि आप देखें, खिलजियों का सत्ता में आना यह मात्र सत्ता परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, आमूलचूल बदलाव हो रहे हैं, और उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रभावी है, बहुत दूरगामी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने व्यवस्था देखी है बलबन के समय में, उस व्यवस्था की समाप्ति हो रही है, और खिलजी काल में एक नवीन व्यवस्था का आगमन हो रहा है। और इस नवीन व्यवस्था में मौलिक बदलाव के तत्व विद्यमान हैं, जिसके परिणाम, जिसके प्रभाव बहुत ही दूरगामी हैं। इसीलिए डॉक्टर हबीब साहब ने, नाम आप याद कर लेंगे, डॉक्टर हबीब साहब ने इस सत्ता परिवर्तन को, जो ममलूक शासक से खिलजी शासक आए हैं, इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से आप इस विषय को इस तरह से समझेंगे।